नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हमने लक्ष्मीकांत की किताब से पूरा भारत की राज्य व्यवस्था को कंप्लीट किया था प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, हमने सारे टॉपिक्स को लगभग कवर किया है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हमने उन सभी को प्रश्नों के द्वारा पूरा किया है। ठीक है, और एक बेहतर प्रश्नों का संकलन, एक बेहतर प्रश्नों का संग्रह परीक्षा होने तक आपके समक्ष रहेगा, जिसे आप तैयारी करने के बाद यानी पूरी राज्य व्यवस्था को, क्योंकि आपने बहुत काफ़ी बार पढ़ा होगा, तो उसको करने के बाद आप रिवीजन के तौर पर एक रिवाइज करने के तौर पर आप इन प्रश्नों के संग्रह को देख सकते हैं, कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हमने लगभग 14 भाग जो हैं वो पूरे कर लिए हैं पूरा सिलेबस के तहत। ठीक है, आज से यानी जो भाग 15 रहेगा उससे हम करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, जितनी भी राज्य व्यवस्था से, प्रशासन से, यानी जो पॉलिटी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो रहेंगे जिनकी संभावना है पूछे जाने की, तो हम उनको देखेंगे। और ये करंट अफेयर्स जो है वो पूरे डिटेल में रहेंगे। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर सकें, जो भी अगर सूचना रहेगी तो उसको हम सारे कवर कर सकें और उससे प्रश्न ना छूटें, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो उस संभावनाओं को देखते हुए ये सारे जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो काफ़ी डिटेल में रहेंगे और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं हम उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और पूरा वीडियो एंड तक देखेगा, क्योंकि हमने सिलेबस के साथ साथ हम पूरा करंट अफेयर्स को भी अब इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि एक बेहतर मटेरियल आप तक परीक्षा आने तक जो है वो पहुंच सके। ठीक है, और कोई भी प्रश्न जो है वो ना छूटे, क्योंकि हमने देखा था जब हमने ये सीरीज़ को शुरू किया था तब हमने देखा था कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण है ये विषय। ठीक है, और इससे करंट अफेयर से भी प्रश्न लाजमी है बनना। ठीक, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप पूरा देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम माह वाइज सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये जनवरी माह के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको दिसंबर का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो करंट अफेयर रहेगा वो बेसिकली हम मंथली वाइज देखेंगे और ऐसे ही करके लगभग हम 10 से 11 महीनों का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, हम जनवरी से शुरू कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च से पूरा, जब मार्च अप्रैल तक पूरा हो जाएगा फिर हम पीछे जाएंगे, यानी दिसंबर 2019, फिर नवंबर, अक्टूबर, ऐसे करके हम पीछे तक जाएंगे और ऐसे लगभग 10 से 11 महीने तक का पूरा करंट अफेयर हम कवर करेंगे। ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधान है, जो प्रशासनिक घटनाक्रम है, उनसे संबंधित सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो जो एक करंट अफेयर्स था वो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो केस रहा था वो था अयोध्यावाद का। ठीक है, जो हमने सब ने देखा था कि ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है वो घटना थी अयोध्या विवाद की, क्योंकि एक लंबे समय से चलता आ रहा था और एक लंबे समय से चलने के बाद ये वाद जो है वो सुलझ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालिक सीजेआई जो थे, यानी उस समय, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चेंज हो गए हैं, वो बोबडे जी हैं, लेकिन जब ये निर्णय आया था, जब ये पूरा केस सॉल्व हुआ था, तब जो सीजेआई थे वो रंजन गोगोई थे, यानी जो ऐसे बोबडे जी हैं उनसे पूर्व जो सीजेआई थे, उनकी अध्यक्षता में जो पीठ बनी थी सर्वसम्मति से, उसमें फैसला लिया गया था। ठीक है, और ये जो पूरी पीठ आई थी वो, उसने जो पूरा अपना निर्णय दिया था सर्वसम्मति से, वो 3 महीने के भीतर दिया था। ठीक है ना, यानी पूरा 3 महीने का समय लिया था उस पीठ ने अपना। और इसमें जो निर्णय दिया था वो क्या दिया था, जो निर्णय आया वो आया कि मंदिर का जो निर्माण है उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। ठीक है ना, उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसके तहत ही जो है वो मंदिर का निर्माण हो। ठीक है, आगे देखेंगे पूरा कि ये क्या पूरा विवाद था। देखिए, ये जो पूरा विवाद था वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर था। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा विवाद था उसमें ये सामने चीज़ें आ रही थी। जो मेन क्लैश हो रहा था वो इस चीज़ को लेकर हो रहा था कि क्या शुरुआत से ही यहाँ पर एक मस्जिद थी या फिर शुरुआत से यहाँ पर एक मंदिर था। ठीक है, तो आगे हालांकि हम देखेंगे कि एएसआई ने, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसने किस तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई किया, क्या उसने अपने जो है वो
अपने रिपोर्ट्स दी, ठीक है, उसका क्या कहना था, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो हालांकि जो शुरू चीज़ें हुई वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर ही शुरू हुई थी, और पहली बार अयोध्या में जो धार्मिक हिंसा हुई थी इस चीज़ को लेकर, ठीक है, उस धरोहर को लेकर जो हिंसा हुई थी वो लगभग 1850 के आसपास हुई थी हनुमानगढ़ी में, ठीक है। कहाँ हुई थी? हनुमानगढ़ी में हुई थी। फिर 1992 के आसपास बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, और ये वो समय था जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया तो और ज़्यादा जो सांप्रदायिक दंगे थे, ठीक है, वो उभरने लगे। तब शायद ये एक धार्मिक मुद्दा बन गया था, और जब सांप्रदायिक दंगे ने जन्म लिया तो वास्तविक रूप से जो ये मामला था वो, हालांकि पहले ही ये चीज़ें नज़र में थी, लेकिन वास्तविक रूप से ये मामला सांप्रदायिक दंगों के बाद ही अस्तित्व में आया, ठीक है, क्योंकि तब इसने एक भयावह रूप ले लिया था, और फिर इस वाद को निपटाना जो है वो एक उद्देश्य बन चुका था, ठीक है। 1528 की अगर बात करें तो 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, ठीक है, मतलब लगभग ये जो बाबर थे उनके समय में और उसका निर्माण हुआ था 1528 में। अब एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक थे जिनका नाम बुकानन था, ठीक है, उनका नाम बुकानन था। उन्होंने क्या अपनी रिपोर्ट में उसका सर्वेक्षण किया, और उनका क्या कहना था? उनका ये कहना ये था कि जो ये राम मंदिर है जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद बनी है, तो इस बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो इससे पहले जो हिंदू मंदिर है, राम मंदिर है, उसके ध्वस्त करने के बाद बना है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक शिलालेख भी मिला, ठीक है। अब शिलालेख मिला, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये बताया गया, जो इस सर्वेक्षण में ये उन्होंने कहा बुकानन ने, कि राम मंदिर ध्वस्त करने के बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया, यानी जो शुरुआती तौर पर थी वो यहाँ पर मस्जिद नहीं बल्कि क्या था? मंदिर था, ठीक है। तो उनका ये कहना था। अब जब हमारी जो वर्तमान जो पुरातत्व विभाग है उसने काफ़ी सारी चीज़ों को आधार बनाया, उसके द्वारा भी काफ़ी सारे सर्वेक्षण, काफ़ी सारे जो है वो चीज़ों को तलाशा गया, ठीक है। साथ ही जो पहले चीज़ें हुई थी, जो पहले लोगों ने सर्वेक्षण किए, जैसे बुकानन ने, ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों को भी आधार बनाया गया। तब कहीं जाकर एएसआई के द्वारा जो रिपोर्ट्स दी गई और फिर सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ ने फैसला लिया, वो अंततः जो फैसला था वो फिर सर्वसम्मति से दिया गया, और मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की बात इसमें कही गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं एएसआई ने क्या कहा था। तो एएसआई का जो कहना था इस मामले में वो ये था कि जो बाबरी मस्जिद है वो खाली मस्जिद पर निर्मित नहीं है, ठीक है ना, यानी शुरुआती तौर से जब से ये ज़मीन है, ये भूमि है, तब से शुरुआती तौर से सिर्फ बाबरी मस्जिद नहीं है, इसके पहले भी एक धरोहर, एक स्थल, जो सांस्कृतिक स्थल है, जो सांस्कृतिक इमारत है, वो यहाँ पर मौजूद थी इस मस्जिद से पहले भी। और वो जो स्थल था, वो जो इमारत थी वो राम मंदिर की थी, ठीक है ना, यानी उन्होंने इस मस्जिद से पूर्व एक मंदिर जैसी संरचना के प्रमाण दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जांच के दौरान, एएसआई को जांच के दौरान वहाँ पर काफ़ी ऐसे प्रमाण मिले जिसमें हमने देखा था वो जो चबूतरा मिला है, जो रसोई के प्रमाण मिले हैं, है ना, जो पिलर्स मिले हैं, उससे काफ़ी सारे एएसआई ने ऐसे प्रमाण जुटाए जिनसे ये कहा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद से पूर्व भी वहाँ पर एक मंदिर जैसी संरचना के प्रमाण मिले थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखते हैं न्याय प्रक्रिया में क्या बात हुई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, अयोध्या का मामला है यानी उत्तर प्रदेश का मामला है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले गया होगा। तो 2010-11 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था, ठीक है ना, डिसीजन दिया। और उस डिसीजन में क्या कहा था हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने, तो उसने इस पूरी जो विवादित भूमि थी 2.77 एकर्स की, उस पूरी विवादित भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया था, ठीक है। इस पूरी विवादित भूमि को कितने 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। और ये 3 हिस्से किस किस को दिए गए थे, क्योंकि विवाद किन किन में था? सुन्नी वक्फ बोर्ड में था, निर्मोही अखाड़े में था, और किसका विवाद था? रामलला की जन्मभूमि को लेकर विवाद था, ठीक है। तो इसी पूरी जो 2.77 एकड़ की जो भूमि थी, इसको 3 भागों में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था उसने विभाजित करने का निर्णय दिया, ठीक है, जिसमें 1/3 भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 भाग निर्मोही अखाड़े को, और शेष जो 1/3 भाग बचा हुआ था वो रामलला के लिए इसमें दिया था,
ठीक है। लेकिन इसमें भी विवाद खड़ा हो गया था और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड थे, निर्मोही अखाड़े थे, वो इस फैसले से नाखुश थे। इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जो पूरा फाइल किया मामला, ठीक है। और फिर काफ़ी लंबे समय तक सुनवाई भी इसकी चली। अगस्त 2019 के आसपास आते आते इसमें काफ़ी सारे निर्णय दिए गए। फिर पीठ भी बनाई गई जो तत्कालिक सीजेआई थे रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में, उसमें पीठ बनाई गई। और फिर जो अंतिम निर्णय आया वो क्या था, अंतिम निर्णय जो आया उसमें ये दिया था कि 2.77 एकर्स की जो भूमि थी, ठीक है, 2.77 एकर्स की जो पूरी भूमि, विवादित भूमि थी, उस पर हिंदुओं को जो हिंदुओं का जो राम मंदिर था उनके हिस्से में आई, ठीक है। जो अंतिम निर्णय आया वो रामलला के पक्ष में आया, ठीक है। और क्योंकि ये एक अब पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामला था, इसीलिए दोनों पक्षों की बातों को देखना था। तो उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि 2.7 जो एक विवादित भूमि थी उसको रामलला के पक्ष में उसकी निर्णय आया, लेकिन जो 5 एकड़ भूमि थी, ठीक है, वो अतिरिक्त जो 5 एकड़ भूमि है वो मुस्लिमों के वैकल्पिक रूप से जो विवादित ढांचा है, ठीक है ना, जो मस्जिद का विवादित ढांचा है उसके आसपास ही जो क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा भूमि दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कही गई। जो विवादित भूमि थी 2.7 एकड़ की, वो तो रामलला के पक्ष में आई, जबकि इसके अतिरिक्त 5 एकड़ की जो भूमि थी वो मुस्लिमों का जो विवादित क्षेत्र था वो केंद्र सरकार के द्वारा इतनी एकड़ की जो भूमि है, 5 एकड़ की भूमि, वो देने का फैसला या निर्णय दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण एक और आ जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने जब मामला चला था तब देखी थी। हम बस एक बार उन सब चीज़ों को एक बहुत ही शॉर्ट वे में पूरा रिकॉल कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें हमारे सामने बस एक सरसरी नज़र से आ जाएं और पूरा जो मामला है वो एक बार हमारी नज़र से गुजर जाए, ठीक है। तो उपासना स्थल अधिनियम भी एक आया। क्या आया? उपासना स्थल अधिनियम भी चर्चा में रहा था इसी केस के दौरान, क्योंकि इसके दायरे से बाहर था। क्यों अब ये क्यों आया? क्योंकि ये जो उपासना स्थल अधिनियम था, ये पूरा जो मामला था अयोध्या का, वो इस अधिनियम के दायरे से बाहर बताया गया था। और ये अधिनियम था कब का? तो 1991 का पूरा ये अधिनियम था। इसको हमें बस इस अधिनियम के बारे में चीज़ों को जानना है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये अधिनियम भी इसी से जुड़ा हुआ है इस केस से, तो हो सकता है कि इस अधिनियम से प्रश्न बन जाएं। क्योंकि परीक्षाओं में, खासकर जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें ज़्यादातर जो अधिनियम है, संशोधन है ना, कानून वगैरह ये पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा ये उपासना स्थल अधिनियम को क्या था, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है वो बाबरी मस्जिद जो वर्ष 1992 है उसके विध्वंस से 1 वर्ष पहले सितंबर 1991 में पारित किया था। हमने देखा ना कि ये अधिनियम कब आया था? 1991 में आया था। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी पूजा स्थल या उसके किसी खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना है क्या, एक बार फिर से देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी पूजा स्थल या उसके किसी खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय, ठीक है, कोई भी अगर जो विवादित या फिर कोई भी जो पूजा स्थल है या उसके किसी खंड को अलग से धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मामला ही जो पूरा था वो इस अधिनियम से बाहर रखा गया था, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना क्यों रखा गया था बाहर? क्योंकि यहाँ पर जो धार्मिक संप्रदाय है उसके पूजा स्थल से जो संबंधित या पूजा कोई भी स्थल है या उसका कोई खंड है, उसको एक अलग धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल से बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। ये अधिनियम राज्य को एक सकारात्मक दायित्व भी प्रदान करता है, और वो क्या है कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मौजूद प्रत्येक हिंदू स्थल की धार्मिक विशेषता को बनाए रखे, ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधान उन प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल या अवशेष अधिनियम 1958 के द्वारा संरक्षित किया गया। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इस पूरा जो मामला है इसको इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया, ठीक है। तो ये पूरा हुआ हमारा उपासना स्थल अधिनियम। और ये पूरा जो पहली न्यूज़ थी हमारी अयोध्या विवाद की वो ये है। देखिए, हम सारी चीज़ों को बहुत ही क्रिस्प तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी अगर करंट अफेयर्स होता है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों में देखेंगे तो फिर जब एंड टाइम पे जब हम रिवीजन करते हैं तो बहुत रिवीजन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिर्फ हम बहुत ही एक कीवर्ड्स में सारी चीज़ों को देख रहे हैं ताकि वो कीवर्ड्स पढ़ने में ही हमें सारी स्टोरी समझ आ जाए, ठीक है, कि आखिर मामला क्या था और कौन कौन से कीवर्ड्स अगर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स में आए या फिर ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम
उनको पहचान सकें, उनको एलिमिनेट कर सकें, ठीक है, या उनको सिलेक्ट कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये पूरा मामला दिया उसमें उसने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। अब देख लेते हैं कि ये अनुच्छेद 142 है क्या और इसमें किस बारे में बात की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट में शामिल करने तथा मुस्लिम वर्ग को 5 एकड़ भूमि देने, ठीक है, के लिए इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त शिकायत शक्तियों का प्रयोग किया। तो हमने देखा ना कि ये जो पूरा मामला था, तो इसमें जो निर्मोही अखाड़ा उसको ट्रस्ट से अलग रखने के लिए और जो मुस्लिम धर्म है उसको अतिरिक्त जो 5 एकड़ भूमि है, मतलब जो विवादित भूमि है उसके अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि देने के लिए और जो भी उनका क्षेत्र था उसके निर्माण के लिए पूरा शक्ति का प्रयोग किया था इस अनुच्छेद के तहत देने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, ठीक है। तो ये जो इसका सब क्लॉज 1 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करते हुए ऐसे डिक्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है, ठीक है। तो दोनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा, ऐसे डिक्री पारित कर सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। तो यानी आर्टिकल 142 क्या है, पूर्ण न्याय से संबंधित है और वह किस मामले में होगा, जो उसके समक्ष काफ़ी समय से लंबित हो और उसमें कोई लोक हित का प्रश्न निहित हो, ठीक है। तो इस संदर्भ में अपने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए वो उसमें आदेश निर्णय दे सकता है, ठीक है। और इसी अनुच्छेद का प्रयोग उन्होंने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारे देश की शीर्ष अदालत है, उसने अयोध्या वाद में किया, ठीक है। यह पहली बार था जब न्यायालय ने एक अचल संपत्ति को लेकर उपजे नागरिक विवाद के मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया जिसमें निजी पक्षकार भी शामिल थे, ठीक है। तो ये अब पहली बार किया है। जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो खुद पे खुद महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए ये अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये पूरा वाद ना पूछें, इसमें से कुछ भी ना पूछें, हो सकता है बस ये अनुच्छेद ही इसमें से पूछ लिया जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में से कुछ भी ना पूछे, बस वो जो अधिनियम हमने देखा था उपासना स्थल से संबंधित उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए कि कब पारित हुआ था, क्या चीज़ इसमें है, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को हमें इसमें देखना ज़रूरी होता है और हमें चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, हमें बस बुलेट पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा देख लेना है ताकि बस एक इमेज जो है वो पूरे टॉपिक की हमारे मन में बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो टॉपिक हमारा अयोध्या वाला कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें और बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में जब मामला आया था तो काफ़ी चर्चा में रहा था, हमने पढ़ाई है सारी चीज़ों को, बस हम एक शॉर्ट नोट्स की तरह सारी चीज़ों को अब देख रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा सूचना का अधिकार। अब ये चर्चा में क्यों रहा देखते हैं, क्योंकि अब ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जो आरटीआई कानून है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार कानून है, उसमें कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, ठीक है, कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब क्या नियम है वो किसके द्वारा, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा ये जो नए नियम है वो अधिसूचित इसमें किए गए हैं, ठीक है। अब क्या नियम नए लागू किए गए हैं, क्या परिवर्तन आया है वो देख लेते हैं। तो पहला परिवर्तन जो है वो इसमें यह किया गया है कि पूर्व में जो सूचना आयुक्त थे उनका कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष का होता था, लेकिन अभी इसको परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, 3 वर्ष का कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला परिवर्तन क्या हुआ, कार्यकाल से संबंधित, जो पहले 5 वर्ष था अब उसको कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो परिवर्तन है वो सरकार को सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। हालांकि ये कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी अगर व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो सरकार ही जो है वो सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, ठीक है। तो दूसरा परिवर्तन ये हो गया। तीसरा परिवर्तन वेतन से संबंधित है। जो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन में मानों में भी परिवर्तन किया गया, यानी बढ़ोतरी की गई है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका वेतन होगा 2.5 लाख रुपए, जबकि अन्य सूचना आयुक्तों का वेतन होगा 2,25,000 रुपए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। पहला जो परिवर्तन हुआ वो हुआ कार्यकाल से संबंधित, दूसरा हुआ जो सेवा शर्तें हैं आयुक्तों की उसके निर्णय लेने के लिए अधिकृत सरकार हो जाएगी। तीसरा वेतन से संबंधित है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त 2.5 लाख रुपए और अन्य सूचना आयुक्तों की 2,25,000 रुपए, ठीक है। चौथा जो हुआ है वो हुआ है नियम 22 को लेकर। क्या है कि केंद्र सरकार जो है वो किसी भी वर्ग या फिर किसी भी व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में किसी भी नियम के प्रावधानों को शिथिल करने की शक्ति रखती है, ठीक है। कौन शिथिल करने की शक्ति रखती है, केंद्र सरकार। यानी यहाँ पर जो केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है,
ठीक है, इस अधिकार को लेकर। ठीक, बाकी हम इस अधिकार में जो अभी चर्चा में रहा है हम उसको देखेंगे। और पूरा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है क्या, तो वो हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चलती है उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, क्योंकि ये न्यूज़ जब चर्चा में रही थी तो जब ये करंट अफेयर्स कराया गया था तो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी डिटेल से पूरी की जा चुकी थी। तो आप वहाँ पर जाके जो मंथली करंट अफेयर्स होता है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ उन बारे में चर्चा कर रहे हैं जो चीज़ें करंट अफेयर्स में रही थी। ठीक है, तो बस आपको अब एक हिंट मिल गया है कि हमें सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, ठीक है, कब आया था ये, तो 2005। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हमें बस एक हिंट मिल गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, या क्या क्या चीज़ें जो वो हमें दोबारा से रिवाइज़ करनी है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए जिसकी वजह से ये चर्चा में आया। परिवर्तन क्या क्या हुआ है वो हमने देख लिया, और एक बार इसमें 2005 का जो सूचना अधिकार अधिनियम है, पहले इसमें क्या क्या प्रावधान थे उन सबको भी एक बार देख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण जो न्यूज़ रही वो रही सबरीमाला मामले की। ठीक है, जो सबरीमाला केस आया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत चर्चा में रहा था, अयोध्यावाद की तरह ही। ठीक है, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। हालांकि इतना चर्चा में ये रहा था कि सभी को इसके बारे में पता ही होगा, लेकिन हम अब एक सीरीज़ शुरू कर दी है हमने करंट अफेयर्स की, तो इसको भी हमें पूरा कवर करना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहली बात, ये केस किस राज्य से संबंधित है, तो केरल राज्य का एक सबरीमाला जो मंदिर है उससे ये संबंधित है। ठीक है, और इस केस में था क्या, समस्या क्या थी, तो समस्या थी महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर। ठीक है, तो मंदिर केरल में है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर, और इसमें जो है वो मंदिर में प्रवेश को लेकर, जो महिलाओं के प्रवेश को लेकर समस्या थी उससे संबंधित था। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में जो अपना निर्णय दिया था उसके विरुद्ध, यानी जब 2018 में निर्णय आया तो उससे संतुष्ट नहीं हुआ गया और उसके विरुद्ध फिर से एक याचिका दायर कर दी गई थी। ठीक है ना, पुनर्विचार। तो अब जब पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई थी तो उस 5 जजों की जो पीठ थी, जो पहले जिसने 2018 में निर्णय दिया था, और यह जो पीठ बनी थी वो भी सीजेआई, जो उस समय की सीजेआई थे रंजन गोगोई, उनकी अध्यक्षता में ही बनी थी। ठीक है, तो 5 जजों की पीठ ने विचार के लिए, अब ये दोबारा से जब इसमें पुनर्विचार याचिका दायर की गई तो अब ये पूरा ट्रांसफ़र कर दिया गया किसको, 7 जजों की पीठ को। ठीक है, 7 जजों की पीठ को जो है वो ये पूरा पास कर दिया गया, यानी उनके पास ये केस जो है वो मामला भेज दिया गया। अब हुआ क्या था, 2018 में जो निर्णय लिया गया था, तो उसमें जो निर्णय लिया गया था 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें ये पुनर्विचार क्यों लाया गया, उसके निर्णय से संतुष्टि क्यों नहीं थी, और क्या निर्णय दिया था। तो निर्णय जो दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें ये कहा था कि जो महिलाएं हैं, है ना, उनको मंदिर में प्रवेश के लिए वर्जना क्यों है ना, क्यों है भाई, क्योंकि जब हम मौलिक अधिकारों को मानते हैं, हम मौलिक अधिकारों को फॉलो करते हैं, सबको जो है वो धार्मिक, जाति, मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, समानता का अधिकार है। ठीक है ना, तो जब ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो किस आधार पर जो महिलाएं हैं वो प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो इसको आधार बनाते हुए, ठीक है, समता को आधार बनाते हुए, मानवीय गतिविधियों को आधार बनाते हुए, जो अधिकार हैं उनको आधार बनाते हुए जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने निर्णय दिया महिलाओं के पक्ष में, यानी जो महिलाएं हैं वो इस मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है, ये निर्णय दिया, और साथ ही ये भी कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने, जो केरला हाई कोर्ट ने, क्योंकि पहले मामला किस में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, तो केरल, क्योंकि केरला का ये मामला है, तो केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के द्वारा जो 1991 में, देखिए कितना पुराना केस है ये भी, है ना, 1991 में दिए गए निर्णय को भी निरस्त कर दिया था। और वो निर्णय क्या दिया था उस कोर्ट ने, जो केरला हाई कोर्ट था उसने क्या दिया था कि जो इस मंदिर में महिलाओं का जो प्रवेश है वो असंवैधानिक है, मतलब जो सांस्कृतिक है ना, और ये जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध है ना। तो ये सब, इन सब चीज़ों को करते हुए सर्वोच्च जो केरल हाई कोर्ट था उसने निर्णय दिया था, और इसी निर्णय को खारिज कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, और 2018 में निर्णय दिया था कि महिलाएं जो हैं वो प्रवेश कर सकती हैं, ठीक है, मंदिर में। अब ये विरोध
जो पुनर्विचार याचिका थी वो क्यों दी गई, क्या जो सबरीमाला जो समिति थी, कमेटी थी, उसका क्या पक्ष था, है ना, उन्होंने क्यों विरोध किया। उनका ये कहना था कि जो निर्णय जो दिया है 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने, वो उनके रीति रिवाजों और जो उनकी परंपराएं हैं उनके विरुद्ध है, उनको नष्ट करने वाला है। जो काफ़ी बरसों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, ठीक है ना, वो उनके विरुद्ध है ये निर्णय। और अगर ये परंपराएं नष्ट हुई, अगर ये परंपराओं को ठेस पहुंची, तो हमारी जो सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको भी ठेस पहुंचेगी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो तर्क रखे गए थे सबरीमाला कमेटी के द्वारा। और ये भी कहा गया था क्योंकि ये जो सबरीमाला मंदिर है वो उसमें वो भगवान अयप्पा को समर्पित है ना, भगवान अयप्पा की यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। तो इस कमेटी का ये भी कहना था कि ये जो मंदिर है वो भगवान अयप्पा है के लिए है समर्पित है। और जो भगवान अयप्पा हैं वो क्या हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, वो ब्रह्मचारी हैं। और इसी कारण से 10 से 50 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको प्रवेश नहीं, मतलब उनका प्रवेश वर्जित है। उनको प्रवेश के लिए उन्होंने अपना आपत्ति जताई थी, जिसकी अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2018 के निर्णय में दे दी थी, ठीक है। तो ये बातें इसमें कही गई थी। अब इसीलिए जब पुनर्विचार याचिका दायर की गई तो जो पहले 5 जजों की पीठ ने ये निर्णय सुनाया था, अब वो निर्णय किसको, अब ये पूरा जो मामला था वो किसके पास भेज दिया गया, 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया गया, ठीक है। हालांकि अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो 2018 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था, जो दिया था, वो काफ़ी हद तक ठीक भी था, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होना है। फिलहाल ये जो पूरा मामला था सबरीमाला का, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना था। अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है ना, इसकी जो आधारशिला है वो कहाँ तक, मतलब वैसे तो ये केस 1991 का है, लेकिन जो ये कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से लोगों के समक्ष ये मामला आया, जब ये पूरा एक उच्च स्तर का विवाद बना, तो वो किस स्तर से बना। तो सबरीमाला में 2018 अचानक लोगों का ध्यान तब आया जब वर्ष 2018 में मंदिर के मुख्य ज्योतिषी परन पनगड़ी उन्नी कृष्णन ने कहा कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं, ठीक है। और यह वह इसलिए नाराज़ है क्योंकि मंदिर में किसी युवा महिला ने प्रवेश किया है। देखिए थोड़ा सा विडंबना का विषय है ये कि कैसे, किस के मतलब क्या आधार है इन बातों का, है ना। थोड़ा सा विडंबना का विषय है कि किस आधार को लेकर ये सब चीज़ें कही जाती हैं। खैर जो भी है, हम यहाँ ज़्यादा चर्चा इस बारे में नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लगती हैं चीज़ों को सोचने में कि अभी भी जो रूढ़िवादिता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का हिस्सा है। हालांकि इस रूढ़िवादिता के लिए कब से और न जाने कितने महापुरुषों ने संघर्ष किया, ठीक है, जिन्हें हम आज सम्मान से पढ़ते हैं, सम्मान से हम उनके बारे में बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक विद्यमान हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लगता है कि हम भले ही समय आगे बढ़ गया है, लोगों ने, मतलब हमारे देश ने भी पहले की अपेक्षा काफ़ी आगे बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादिता है वो अभी भी अपने पैर जो है वो जमाए हुए है, ठीक है ना। तो ये मामला 2006 में उस समय आया था जब इस मंदिर के जो ज्योतिषी थे वो परन पनगड़ी उन्नी कृष्णन ने कहा कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं। और वो क्यों, क्योंकि किसी युवा महिला ने मंदिर में प्रवेश किया है। इसके बाद ही कन्नड़ एक्टर जो थे प्रभाकर, उनकी पत्नी जयमाला ने ये दावा किया था कि उन्होंने अयप्पा की मूर्ति को छुआ है, उनकी वजह से ये अयप्पा नाराज़ हो गए हैं। तो ये भी देख रहे हैं कि समाज के लोगों में भी ये चीज़ें, धारणाएँ हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है वो इन सब चीज़ों को समय के साथ दूर होना चाहिए। हालांकि देखते हैं कि कितना लोग इसमें सफल होते हैं और किस हद तक चीज़ें जो है वो जा रही हैं, ठीक है। तो ये मामला 2006 से पूरा, ये इसीलिए मैंने इसको रखा ताकि एक चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सबरीमाला मंदिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसी से प्रश्न आ जाए। देखिए बीच में एक बार और चर्चा का विषय तब आया था जब महिलाओं ने ये जो सारा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था इनके प्रवेश को लेकर, तो महिलाओं ने एक काफ़ी लंबी एक से दूसरे के हाथ मिलाते हुए एक काफ़ी लंबी जो है वो मानवीय दीवार बनाई थी, ठीक है। तो तब भी ये दोबारा एक चर्चा में आया था ये सबरीमाला का केस।
इसको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है सबरीमाला। तो सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक, कब तक, नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, तो कब से कब तक, नवंबर से जनवरी तक प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा पूरे साल ये मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। तो यानी इसका एक टाइम पीरियड है, वो है नवंबर से जनवरी, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, तो इस समय ही यह श्रद्धालुओं के खुला रहता है, प्रत्येक वर्ष खुलता है, बाकी के टाइम पीरियड ये बंद ही रहता है। ठीक है, भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिए इस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी, है ना, भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माने जाते हैं। तो अयप्पा कौन माने जाते हैं, भगवान शिव और मोहिनी जो भगवान विष्णु का एक रूप है, तो उनके ही पुत्र माने जाते हैं अयप्पा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि केरला में है और मंदिर जो है वो नवंबर से जनवरी तक ही खुलता है, बाकी के टाइम पीरियड ये बंद रहता है। और मकर संक्रांति का दिन काफ़ी खास होता है और जो ये अयप्पा हैं वो भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सबरीमाला के संदर्भ में देखी। अब एक और टॉपिक बचता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, और वो है FCRA यानी विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, यानी फॉरेन कॉरपोरेट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों रहा था। अब ये चर्चा में इसलिए आया था FCRA क्योंकि जो गृह मंत्रालय है उसने बहुत सारे जो गैर सरकारी संगठन थे यानी NGO हैं और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका FCRA के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से ये FCRA जो विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम है वो चर्चा में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा बस उद्देश्य ये है कि हम FCRA को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्ट क्या है। ठीक है ना, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना, हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है। ठीक है, तो FCRA को देख लेते हैं। तो ये एक्ट जो है वो 1976 में जो है वो लागू हुआ था और इसमें 2010 में एक बार संशोधन भी हो चुका है। तो लागू हुआ था 76 में, ठीक है, और संशोधन हो चुका है इसमें 2010 में। ठीक है, अब जो संशोधन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई थी, तो उसके तहत जो FCRA के तहत जो प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसको 5 वर्ष के लिए वो वैध होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए वैध होगा। और जो राजनीतिक प्रकृति के किसी संगठन, ऑडियो, वीडियो, विजुअल या फिर जो करंट अफेयर्स कार्यक्रम के निर्माण व प्रसारण में जो विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। ठीक है ना, किसको, जो राजनीतिक प्रकृति की कोई भी संगठन हो या कोई ऑडियो हो या फिर कोई ऑडियो विजुअल हो, विजुअल ऑडियो हो, ठीक है, या फिर जो करंट अफेयर्स या से संबंधित जो भी कार्यक्रम निर्माण के प्रसारण से विदेशी योगदान स्वीकार करती हैं, ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, FCRA के तहत पंजीकरण के लिए NGO को कम से कम पूर्व से कितने 3 वर्ष तक सक्रिय होना चाहिए। तो ये इसका टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर जो पंजीकृत कर रहे हैं कोई भी गैर सरकारी संगठन या शिक्षण संस्था है तो उसको पंजीकरण से 3 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रावधान है FCRA के, हमने उनको देखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि हमें क्या, मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हमें सब कुछ पढ़ना है ऐसे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो एक अथाह सागर होता है। अगर हम ऐसे पढ़ने अगर करंट अफेयर्स को बैठ गए तो ज़रूर एक मानसिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसीलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना है। ठीक है, एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिले उपहारों के अलावा, ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिले उपहारों के अलावा विदेशी स्रोत से मिली वस्तुएं, विदेशी स्रोत से, ठीक है, विदेशी स्रोत से मिली वस्तुएं, मुद्रा और प्रतिभूतियाँ विदेशी योगदान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, विदेशी योगदान के अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है,
तो विदेशी योगदान के अंतर्गत कौन सी आएंगी? जो व्यक्तिगत उपहार हैं उनके अलावा जो विदेशी स्रोतों से मिली वस्तुएं हैं, मुद्राएं और प्रतिभूतियां, वो सभी विदेशी योगदान के अंतर्गत आती हैं। तो इस जनवरी के माह में जो पॉलिटी से संबंधित जो सबसे ज़्यादा, जो दिसंबर जनवरी के माह में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनसे संभावना है प्रश्न पूछे जाने की, तो उनको हमने कवर किया है। और ऐसे ही आगे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी का देखेंगे, फिर मार्च में जो करंट अफेयर्स आता है उसको देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम ऐसे ही कंप्लीट करते हुए पूरा लगभग 10 से 11 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, और एक बेहतर विद करंट अफेयर्स, ठीक है, यानी जो परंपरागत सिलेबस है वो तो आपके पास है ही प्रश्नों के रूप में, इसके साथ ही करंट अफेयर्स भी आपके पास रहेंगे। तो एक बेहतर कंटेंट होगा, एक बेहतर जो है वो संग्रह आपके समक्ष होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी उद्देश्य से हमने इसमें करंट अफेयर्स को भी अब ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से एक पूरा मैटर, एक पूरा मटेरियल जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। आगे हम और आगे के करंट अफेयर्स जो वो लेकर आगे वाले भागों में प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि कंटेंट और वीडियो जो है वो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो अभिनेता होता है ना, अगर कोई मंच पर अपना अभिनेता कोई प्रस्तुति दे रहा है तो दर्शक की तालियां ही उसका मनोबल बढ़ाती हैं। ठीक है, वैसे ही बस उसी भांति समझ लीजिए कि अगर जब हम एक बेहतर कंटेंट मेहनत कर रहे हैं तो बस आपके जो शेयर्स हैं, जो आपके लाइक हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वही हमें प्रोत्साहित करेंगे, वही हमें मोटिवेट करेंगे आगे के और अच्छे अच्छे वीडियोस कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है कि किस तरीके की चीज़ें आगे जा रही है। ठीक है, बाकी का आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत के साथ अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि अब समय प्रश्नों को हल करने का है, पढ़ने का नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस अब रिवीजन और जो भी आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, प्रश्नों के माध्यम से कीजिए। ठीक है, या जो भी आपके पास मटेरियल है उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पर सारी चीज़ों को लीजिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी का आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।